5 विधानसभा के चुनाव हुए और उनके जो नतीजे आए कि सेंट्रल एजेंसीज का भरपूर उपयोग किया, इलेक्शन कमीशन का आपने भरपूर उपयोग किया, एसआईआर को आप लेकर के आए, उसकी वजह से आपको ये जीत मिली है। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने जो हिंसा की राजनीति की वह अपने आप में प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए कहीं भी सही नहीं था। आने वाले दिनों में जो बंगाल है ये भी यूपी की तर्ज पर आगे बढ़ने जा रहा है। हिंदुओं को आप दबा के इस देश की राजनीति नहीं कर सकते। आपके हिसाब से 12 साल किस तरह से देखते हैं? 55 लाख करोड़ का जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अपना जो धन है लोगों तक पहुंचाया है, बैंकों के इंटरेस्ट रेट को कम किया। अगले 3-4 सालों में ऐसे कौन से रिफॉर्म्स हैं जिनको लाने की तैयारी की जा रही है? जीएसटी के अंदर सरकार अभी इसी साल लेके आई है और उसके कारण बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हुई है। तो जो फ्रीबीज की राजनीति चल रही है तो देश की राजनीतिक और आर्थिक भविष्य के लिए इसको कितना बड़ा खतरा मानते हैं आप? इसकी डेफिनेशन मुझे लगता है कि हम कंफ्यूज हैं। बिहार इलेक्शन से ठीक पहले 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में चले जाना, इसको क्या आप कहेंगे? अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए तो अर्थशास्त्र क्या कहता है, कितना पैसा और कितने समय की बचत हो सकती है अगर इसको लागू किया जाए, और क्यों पार्टियां इसका विरोध करती हैं? उनको तो इस चीज का भी विरोध है कि पाकिस्तान पे आपने क्यों बम डाल दिया। तो वो अपोजिशन का जो रवैया है इस समय वो एक फ्रस्ट्रेशन का रवैया है। नमस्कार, मैं हूं रतीश त्रिवेदी और आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में एक बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ज़बरदस्त अनुभव रखते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी जिस दौर से गुजर रही है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार जो वर्ल्ड की जो संस्थाएं हैं जिस तरह से वो भविष्यवाणियां कर रही हैं, ऐसे दौर में उनसे चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। साथ ही देश की राजनीति में क्या उथल पुथल हो रही है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ऐसे में उनसे उन सवालों को भी हम पूछेंगे जिसमें देश की रणनीति तय हो रही है, देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश जहां वो रहते हैं इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला आपसे सवाल करता हूं कि जो हाल में 5 विधानसभा के चुनाव हुए और उनके जो नतीजे आए हैं, असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी, इसके जो नतीजे आए हैं उनके टर्निंग पॉइंट पर आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह का हमारे देश की और राज्यों की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट होंगे? देखिए, महत्वपूर्ण चुनाव था पश्चिम बंगाल का और उसके ऊपर केवल भारत की नहीं पूरे विश्व की नज़र थी। जिस तरह से बदलाव वहाँ पर हुआ है वह एक महत्वपूर्ण संदेश आने वाले देश की राजनीति के लिए दे रहा है। कभी भी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हमारे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। संगठन मंत्री बीएल संतोष जी ने अपने इंटरव्यू में भी एक बार कहा था कि पश्चिम बंगाल इज़ नॉट ए पॉलिटिकल बैटल बट ए सिविलाइजेशनल बैटल। और वह क्या था? जो पश्चिम बंगाल हमारे लिए आइडियोलॉजिकली टेस्टिंग ग्राउंड था। जिस तरह से ममता बनर्जी का वहाँ पे जो इलेक्शन था या सत्ता में रहने का जो कार्यकाल था वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी, कम्युनल पॉलिटिक्स वो पूरी तरह से कर रहे थे। एक धर्म विशेष के लिए वह अपने वोट बैंक के लिए उनके लिए सारे उनके काम और उनके लिए सहयोग उनका सत्ता का एक माध्यम था। एक हिंदू धर्म के खिलाफ उनके सारे काम थे। घुसपैठियों को वोट बैंक बना के उनको अपने वोट के लिए उनका वोट बनाना, इस तरह का उनका काम था। सरकारी योजनाओं को जन जन तक नहीं पहुंचने देना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में डेटा सेंटर के साथ शेयर नहीं करना, प्रधानमंत्री आवास योजना को वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होने देना, प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना है उसको तक को इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे। तो जन कल्याणकारी योजनाओं को वहाँ नहीं पहुँचाना, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना, कम्युनल पॉलिटिक्स करना, घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह उनके वोट बना के अपने वोट सिक्योर करना और हिंसा करना। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने जो हिंसा की राजनीति की, जो पिछले चुनाव में प्रदेश के चुनाव थे उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर उनके लीडर्स तक ने जिस तरह हिंसा का वातावरण वहाँ पे क्रिएट किया, वह अपने आप में
प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए कहीं भी सही नहीं था। जो तो यह राजनीति- जो- आइडियोलॉजिकल टेस्ट ग्राउंड था। और आसाम अगर हम देखें, आसाम के इलेक्शंस को देखें, वो तो हम पूरी तरह से जीत ही रहे थे। आपने पुडुचेरी और केरला का, उसका आने वाले समय में केरला भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो नतीजे आए, नतीजों के बारे में कहा गया कि भाई आपने सेंट्रल एजेंसीज़ का भरपूर उपयोग किया। आप कह रहे हैं घुसपैठियों के को वोटर बनाया ममता बनर्जी ने, उनकी नीतियों के चलते उनकी हार हुई। लेकिन ममता बनर्जी का और कांग्रेस पार्टी का या अन्य विपक्षी दलों का यह कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज़ का भरपूर उपयोग किया, इलेक्शन कमीशन का आपने भरपूर उपयोग किया, SIR को आप लेकर के आए, उसकी वजह से आपको ये जीत मिली है। ये देखिए, यह जो चीज़ें नैरेटिव को जो चलाने की कोशिश कर रही है अपोजिशन, वो रियल इश्यूज़ को, जनता के इश्यूज़ को डाइवर्ट करने का उनका प्रयास है। और इसी कारण वो इलेक्शन भी एक के बाद एक हारते हैं। जनता के रियल इश्यूज़ मैंने आपके सामने रखे। आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जन कल्याणकारी योजना की इश्यूज़ है, विकास की राजनीति के बात है, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, बॉर्डर पे BSF को बॉर्डर सील करने के लिए लैंड नहीं दे रहे। तो इश्यूज़ वो हैं। यह अगर ये प्रजातांत्रिक संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन है, एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के जो CISF है, और जो पुलिस फोर्सेस हैं, कोर्ट है, जुडिशरी इंस्टीट्यूशन, ये प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशन, इनका काम क्या है? इनका काम है प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्टैब्लिश करना। इलेक्शन कमीशन का काम है ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को एनफोर्स करना, वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना। और यह प्रक्रिया पूरी तरह से संविधान के कोर्ट के अंदर भी उन्होंने टेस्ट कर लिए। तो मुझे लगता है कि रियल इश्यूज़ जो हैं उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। अमित शाह जी ने रियल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया, उसके अंदर घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने, लीडर्स ने वहाँ रह के लोगों के साथ कम्युनिकेट किया। उनके अंदर, वोटर्स के अंदर और कार्यकर्ताओं के अंदर जो डर का हिंसा का वातावरण TMC ने, ममता बनर्जी ने पैदा किया था, वह उसको दूर किया। और उसी का प्रतिफल भी अभी हम देख। मेरा अगला सवाल भी वही है, जिस डर की आप बात कर रहे हैं कि जो वहाँ पर जो डर था उसको दूर करने का आपके पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने काम किया। तो जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो फैसले ले रहे हैं मदरसों के बारे में, या इस तरीके के जो भी भत्ते दिए जाते थे, वेतन दिया जाता था, उनको लेकर के जो एक बात निकल करके आ रही है, क्या आने वाले दिनों में जो बंगाल है ये भी यूपी की तर्ज पर आगे बढ़ने जा रहा है? क्योंकि यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आए और उसके बाद ताबड़तोड़ उन्होंने जो फैसले लिए, ऐसे में कहा गया कि एक धर्म विशेष के लिए वो अपने फैसले ले रहे हैं। तो क्या शुभेंदु अधिकारी को भी हम आगे आने वाले दिनों में उसी तरीके के फैसले लेते हुए और बंगाल को यूपी बनते हुए देखेंगे? नहीं, देखिए, भारत में 85% हिंदू जनसंख्या है। आप उसके आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और उसके एस्पिरेशंस को किल करके भारत की राजनीति तो नहीं कर सकते। आप जो कम्युनल पॉलिटिक्स नेहरू के समय से शुरू हुई थी, मुस्लिम वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स थी, उसको यहाँ पे डिसमेंटल करना बिल्कुल आवश्यक है। चाहे वो आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, ये मोदी जी का मूल मंत्र है। उसमें न किसी धर्म के आधार पे किसी को स्पेशल पोजीशन या बेनिफिट मिलेंगे, न किसी को धर्म के आधार पर सबवर्ट किया जाएगा। तो जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी, जिसको उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पूरी तरह से ख़त्म करके एक लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करते हुए समाज के हर वर्ग को साथ लेके, और उसमें हिंदू भी आते हैं, हिंदुओं को आप दबा के इस देश की राजनीति नहीं कर सकते। और उसका हम मैनिफेस्टेशन आसाम में, उत्तर प्रदेश में और अब पश्चिम बंगाल में देखते हैं, और भी प्रदेशों में देखते हैं कि विकास की राजनीति के साथ धर्म आधारित जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने का बहुत बड़ा प्रयास है, जो शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अब पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। गोपाल जी, मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं, देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। 2024 में संविधान खतरे में है, नैरेटिव बनाया गया, और कुछ हद तक जो विपक्षी पार्टियां थीं उनको बड़ी सफलता भी उनके हिसाब से मिली,
कि कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़ी सफलता हासिल की, 100 सीटों वाली सफलता। ऐसे में आपको लगता है 12 साल बाद क्या नैरेटिव सामने है, और 12 साल के अचीवमेंट अगर आप बताएं तो मोदी सरकार के, जो विपक्ष मानने को तैयार नहीं होता है, आपके हिसाब से 12 साल किस तरह से देखते हैं? देखिए 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी रती जी, तो सबसे बड़ी बात थी कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई थी देश की। हम फ्रेजाइल 5 वर्ल्ड की इकोनॉमी में थे, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, और करप्शन और लीकेजेस, सरकारी योजनाओं में लीकेजेस था। एक प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 रुपए में से केवल 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं। ये स्वीकारोक्ति थी कि कितना करप्शन और लीकेजेस सिस्टम में घुस गया है यूपीए के समय में। तो उसका अगर 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में अगर हम देखें जिस तरह से सरकार चली है, 55 लाख करोड़ का जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अपना जो धन है लोगों तक पहुंचाया है, 0% लीकेजेस के माध्यम से। वह टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से योजनाओं को बैंक खातों से व्यक्ति के टारगेटेड डिलीवरी के माध्यम से किया। उसका एक बड़ा बदलाव हम देश में देखते हैं। लेकिन केवल जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को पैसा दे देना, यह तो कोई भी कर सकता है, एफिशिएंसी उसमें आई है, बट रिसोर्स जनरेशन करना, अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करना, ताकि सरकार के पास भी रिसोर्स आए और जनता के पास भी देश की प्रगति हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 12.5 लाख करोड़ का कई वर्षों से हर साल इन रोड्स में, रेलवेज में, वाटरवेज में, एयरवेज में, हॉस्पिटल्स में बनाने में, ब्रिजेस में, मेट्रोज में, इसमें सरकार ने खर्च किया, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग हुई है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स में बहुत उनको कमी भी हुई। गोपाल जी, इसी में ऐड ऑन करना चाहता हूँ सवाल। जियो पॉलिटिक्स में आजकल बहुत कुछ चल रहा है, तनाव बहुत ज़्यादा हैं, तो भारत को एक सुरक्षित और मजबूत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? कौन सी राजनीति और कैसी नीतियाँ इसको बनाने में मदद कर सकती हैं? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए चुनौती है देश की अर्थव्यवस्था। हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, लगभग 85% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हम ग्लोबली इंपोर्ट करते हैं। हमारी पहले 1947 में हम एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड इकोनॉमी थे। उसके बाद कुछ बदलाव आए ग्लोबल लेवल पे, और हम लोग 90 से 2004 के दशक तक आईटी और सर्विसेज सेक्टर में हम लोगों ने बड़ी प्रगति की, और ग्लोबल लेवल पे हमारे आईटी सेक्टर ने, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने ग्लोबल प्रेजेंस की। और आज टेक्नोलॉजी कंपनीज में हम देखें तो ग्लोबली हमारे लोग उनके टॉप पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, पर्टिकुलरली एमएसएमई सेक्टर, उसकी विकास और प्रगति पूरी तरह से नहीं हुई। और चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपने बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप कर लिया, और वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर एमएसएमई सेक्टर को हमें स्ट्रॉन्ग करना था, और उसके लिए भी सरकार का बड़ा फोकस था। उसके लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेके आए, आत्मनिर्भर पैकेज, कोविड की जो बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी उसके बाद रिकवरी के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के रूप में 12-13 सेक्टर्स के अंदर सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। और सबसे बड़ी बात थी कि जब ग्लोबल डिसरप्शन ऑयल के पहले, अभी तो एक ऑयल का डिसरप्शन, उसके पहले यूएस ने टैरिफ लगा के ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर दिया। तो हमें एक आवश्यकता थी कि हमें ऑल्टरनेटिव मार्केट्स डेवलप करें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन के साथ जोड़ने का बहुत आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर अगर लार्ज इंडस्ट्रीज़ के साथ ग्लोबली अपने आप को, प्रोडक्ट को इंटीग्रेट नहीं करता, तो वह डेवलप नहीं कर सकता, बढ़ नहीं सकता। तो जब ग्लोबल डिसरप्शन ट्रेड का हुआ यूएस के पॉलिसीज़ के कारण, तो हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट
अलग अलग कंट्रीज से, यूरोप से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएई के साथ आज 38 कंट्रीज के साथ हमारे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो गए और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन ग्लोबल मार्केट के एक्सेस के लिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को केवल अपॉर्चुनिटी मिल जाए मार्केट की, वह उसको प्रगति नहीं कर सकता जब तक वो अपने आप में स्ट्रेंथन ना हो। तो उसको कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग हमने कम की, बैंकों के इंटरेस्ट रेट को कम किया, बैंकों के अंदर आईबीसी जैसे जो उनके पैसे फंसे हुए थे, जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स के रूप में माने जाते थे, तो बैंकों को स्ट्रेंथन किया, उनको लोन देने के लिए मजबूत प्रक्रिया के रूप में। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही है कि बजट में 12.2 लाख करोड़ का आवंटन, तो ये ज़मीनी स्तर पर रोजगार की अगर बात की जाए और नागरिक जो आम नागरिक हैं उसके जीवन में कैसे बदलाव देख रहे हैं जो इस बार के बजट में आवंटन हुआ है 12.2 लाख करोड़ का? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से आज हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की नोएडा की गौतम बुद्ध नगर की कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेसवे है, मेट्रोज हैं, एयरपोर्ट्स हैं और जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, डिफेंस कॉरिडोर है, तो ये जो ब्रिजेस हैं ये सारे बन रहे हैं, वाटरवेज बन रहे हैं, इनके कारण ट्रांसपोर्टेशन ईज होती है और ईज ऑफ लिविंग भी है। पावर की अवेलेबिलिटी चाहिए, ट्रांसमिशन का जो पूरा ग्रिड है उसको सरकार कंप्लीटली रीवैम्प कर रही है ताकि पावर की सप्लाई स्ट्रांग हो। रॉ मटेरियल के ऊपर सरकार कई तरह के डेवलपमेंट और रिसर्च के रूप में काम कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल की सप्लाई रहे, फिनिश गुड्स के लिए लॉजिस्टिक्स के हब्स बन रहे हैं, वेयर हाउसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए सरकार नए नए स्कीम्स लेके आ रही है जिसके अंदर रॉ मटेरियल, फिनिश गुड भी स्टोर हो सके, डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेसिक बैकबोन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और 12.2 लाख करोड़ तो केंद्र सरकार खर्च कर रही है। केंद्र सरकार ने इस बार बजट में 5 लाख करोड़ का एक क्रेडिट लाइन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दिया है कि आप 5 लाख करोड़ का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फाइनेंस लोन के बेस पे इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी। ये अपॉर्चुनिटीज भी स्टेट्स के लिए कि आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाइए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लाइए और केंद्र सरकार के पास सबमिट करिए, तो केंद्र सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन के माध्यम से आपको उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए सरकार पैसा भी देगी। तो 17.5 लाख करोड़ का जब एक साल में कहीं इन्वेस्ट केंद्र सरकार करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो सीमेंट चाहिए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, लेबर को की आवश्यकता होती है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी चाहिए, तो इन सब सेक्टर में डिमांड क्रिएट होती है और कैटलाइज करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ को। अगला सवाल ये कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब बात की जाती है तो अगले 3-4 सालों में ऐसे कौन से रिफॉर्म्स हैं जिनको लाने की तैयारी की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रीज़ के लिए जो आवश्यकता है उनको कई चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे प्रॉब्लम थे, जैसे जीएसटी के टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस कई आए तो सरकार ने बहुत बड़ा ग्लिच था एक। तो जीएसटी जेन 2 करके रिफॉर्म जीएसटी के अंदर सरकार अभी इसी साल लेके आई है और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हुई है। आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जिसने एक तरीके से बैंकों को और कंपनीज को बहुत रिवाइव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिस साल हमने आईबीसी को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को इम्प्लीमेंट किया, 30 पॉइंट का जंप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत आया। उसके अंदर सरकार अमेंडमेंट 2026 में लेके आई, उसको सिंप्लीफाई किया, उसके अंदर कुछ गैप्स थे उनको सिंप्लीफाई किया। होम बायर्स का बहुत सारा इशू था, उसके अंदर अमेंडमेंट करके आईबीसी को लाया। तो सरकार जीएसटी को सिंप्लीफाई कर रही है, आईबीसी को अमेंडमेंट कर रहे हैं, लेबर लॉज को नोटिफाई कर दिया है। पूरा करीब 40 से ज़्यादा हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज थे, उनको 4 लेबर कोड में इम्प्लीमेंट किया है। रिफॉर्म कंटिन्यूस कर रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव सरकार लेके आ रही है। ये जो आईपीआर
और ये जोग्राफिकल इंडिकेटर्स के रूप में सरकार बहुत सारे अमेंडमेंट करके ला रही है ताकि क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो, उनकी कॉस्ट कम हो, लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आए है। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और एक और इशू सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में यहाँ उत्तर प्रदेश में कर रही है, वो है कल्चरल इकोनॉमी। हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे अयोध्या है या वाराणसी है या कुंभ का जिस प्रकार आयोजन हुआ है, या मध्य प्रदेश में उज्जैन का कॉरिडोर है, जो पूरे देश में टूरिज्म को डेवलप करते हुए इस बजट में हेरिटेज साइट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, टॉयलेट्स है, अप्रोच रोड्स है, उनके रख रखाव के अंदर सरकार हेरिटेज साइट्स के ऊपर खूब इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो टूरिज्म को बढ़ावा देना, प्रसाद स्कीम लाए, 64 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूरे देश में सरकार ने आइडेंटिफाई किए जिनको ग्लोबल लेवल पे हम मार्केट करेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। अभी G20 को सरकार ने किस तरह से किया, 60 से ऊपर जगहों पे G20 के जो इन्फ्लुएंसर्स लोग पूरे वर्ल्ड से आए थे, उनको केवल दिल्ली में कॉन्सेंट्रेट ना करके जगह जगह पे लेके गए, वहाँ के फूड फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, आर्ट, म्यूज़िक, डांस से उनको एक्सपोज किया। और सरकार का यह मंशा था कि ये ग्लोबल एम्बेसडर बनेंगे, वैश्विक स्तर पे जाके भारतीय संस्कृति को वहाँ पे पहुँचाएंगे। तो यह कंजर्वेशन की बात नहीं है, उसका इकोनॉमिक कनेक्ट हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आज कुंभ का आयोजन जो हुआ, सरकार ने 2024 के कुंभ में यूपी सरकार ने 8,200 करोड़ इन्वेस्ट किया, लेकिन उसने 3 लाख करोड़ से भी ऊपर डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैटलाइज किया। अभी IIM की एक रिपोर्ट आई है कि अयोध्या ने कैसे ग्लोबल लेवल पे वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट किया है। ग्लोबल लेवल पे लोग चाहते हैं इंटरनेशनल कंपनीज की हम अयोध्या में कैसे इन्वेस्ट करें। कल्चरल इकोनॉमी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, अमेंडमेंट इनटू रिफॉर्म्स, उसके साथ टैक्सेशन में ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। डायरेक्ट टैक्स को सरकार ने काफ़ी कम किया 12 साल में। आज 12 लाख रुपए तक की इनकम तक की साल की कोई टैक्स नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव किया। स्टार्टअप इकोसिस्टम में मात्र 15% का टैक्स लगता है और कॉर्पोरेट टैक्स को 25% से नीचे लिया है। और फिर GST के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स जो एक समय 28 से 30% लगता था और एक आइटम पे, आज वो 10 से 11% का एवरेज। इन रिफॉर्म्स के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो दिमाग में एक जहन में चीज़ चलती है, फ्रीबीज की। कई सरकारें फ्रीबीज लेकर के आती हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लगाते थे, केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल पे, या साउथ की पॉलिटिक्स में भी देख लें। लेकिन अगर बात करें, एक आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अर्थशास्त्री हैं, बिजनेस फाइनेंस की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो जो फ्रीबीज की राजनीति चल रही है, तो देश की राजनीतिक और आर्थिक भविष्य के लिए इसको कितना बड़ा खतरा मानते हैं आप? देखिए, आपने महत्वपूर्ण रति जी प्रश्न उठाया है और ये बहुत डिबेट का इशू भी है हमारे देश में। फ्रीबीज, इसकी डेफिनेशन मुझे लगता है कि हम कंफ्यूज हैं। फ्रीबीज का मतलब ये नहीं है कि आप समाज में जो गरीब तबका है, जिसको हम लेफ्ट आउट पॉपुलेशन अपने देश की करते हैं, किसी न किसी कारण से वो भारत की आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी नहीं रही, वंचित रह गए, उन लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करना ये सरकार का धर्म है। हमारे संविधान में हम सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में सरकार की ये जिम्मेदारी संविधान देता है कि समाज के हर वर्ग की आवश्यकताओं को हम सरकार पूर्ति करे। तो फ्रीबीज का मतलब हम अगर इससे लें कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार कोई काम नहीं करेगी, तो यह गलत है। फ्रीबीज का जो सही मूल्यांकन अगर करना है तो वो यह है कि जब आप किसी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के लिए अनाउंस करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप उसमें बजट में उसका कितना प्रावधान करते हैं, कितना आप उसको ट्रांसपेरेंटली आप उसके लिए एनुअल बजट के अंदर प्रदेश की या केंद्र की नीतियों में उसके लिए रिसोर्स जनरेट करते हुए आपने एक्सपेंडिचर और रिसोर्स इनकम को मैच करते हैं।
अगर आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2 लाख करोड़ का हर साल सहायता किसानों को प्रदान की और आपने उसको बजट में प्रॉपरली प्रावधान किया है और बजट के अंदर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत फिस्कल डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, बजटरी घाटे को आपने मैनेज किया है, तो वो फ्री बीज नहीं है, वो जन कल्याणकारी योजना है। वो समाज के लिए, सरकार के लिए उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी के अंतर्गत। बिहार इलेक्शन से ठीक पहले 10,000 रुपये महिलाओं के अकाउंट में चले जाना, इसको क्या आप कहेंगे? क्योंकि विपक्ष ने कहा कि ये तो भाई सीधे तौर पर जो उन महिलाओं को अपनी तरफ लालच देने जैसी वस्तु बताया गया उसको। देखिए, यह जो इलेक्शन के पहले अगर आप संवैधानिक सिस्टम के अंदर, जब इलेक्शन के पहले आचार संहिता आती है, उसके पहले अगर आपने उसी संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई चीज़ की है तो वह, और उसको इलेक्शन के बाद भी आप मेंटेन करते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति है। और आप देखिए 2022 का यूपी का चुनाव हुआ था, 2017 में हमारी सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अंतर्गत योगी जी ने, हमने 100 पॉइंट एजेंडा रिलीज किया था इलेक्शन के पहले। जब 2022 में हम चुनाव में गए तो हम लोगों ने टिक किया कि कितना जो हमने प्रॉमिस किए थे उसके अंदर कितनी चीज़ें हमने उसको पूरा कर दिया। 99% से ऊपर चीज़ें हम पूरी कर चुके थे। और जब भी हम किसी इलेक्शन में जाते हैं, हम तो कई इलेक्शन में, स्टेट के इलेक्शंस में मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इवन दक्षिण के इलेक्शन में भी हुआ, केरला में, तमिलनाडु में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। सरकार हमारी जब भी इलेक्शन में जाती है, हमारी पार्टी, तो हम रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं। प्रॉमिसेस कोई भी कर सकता है, इसीलिए अपोजिशन और हमारे इलेक्शन के रिजल्ट में फ़र्क होता है। अगर हम 5 लाख का आयुष्मान कार्ड के अंदर जनता को योजना के अंतर्गत लाभ देते हैं, राजस्थान में तो गहलोत सरकार ने 25 लाख रुपए के साल का दिया था, लेकिन जब हमने उसको एनालिसिस किया डेटा से, तो कुल 5 लोगों को पूरे 5 साल में उस योजना का लाभ मिला। और हमारे समय में 100% सैचुरेशन की बात हम करते हैं। जब आकांक्षी जिले की बात करते हैं, 115 आकांक्षी जिलों में प्रधानमंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी दे दी कि 7 प्रमुख योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको एलिजिबल बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करके उनको उन सरकारी योजनाओं में जोड़ना है 100%। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी सरकारों ने के अंदर योजनाएं नहीं थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में गैप था, उनमें लीकेजेस था, उनमें करप्शन था, अपने कार्यकर्ताओं को घुसा। तो ये दिस इज अ गवर्नेंस मॉडल दैट वी आर फॉलोइंग, एफिशिएंट गवर्नेंस एंड विच बिलीव्स इन प्रॉपर डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जनरेट रिसोर्सेज, ब्रिंग एफिशिएंसी इनटू योर गवर्नेंस, और आम आदमी की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को अपनी योजना पॉलिसीज में समाहित करना, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे महिला हो, इन सब के लिए सरकार काम कर रही है और हमारी इकोनॉमी के लिए रिसोर्स भी जनरेट। आज हम मेजर इकोनॉमिक पैरामीटर्स को अगर देखें तो वो भारत के वैश्विक स्तर पे सबसे अच्छे, लार्ज इकोनॉमी में सबसे अच्छे पैरामीटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स भारत के। इन्फ्लेशन कम है, फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, एफडीआई हमारे यहाँ बहुत आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत हैं, तो यह सारी चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में। तो इन चीज़ों के कारण अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। अब बात वन नेशन वन इलेक्शन की करते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, तमाम इसमें चर्चा होती है, लेकिन आप ये बताइए कि इससे देश के पैसे की और समय की कितनी बचत हो सकती है? देखिए, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और प्रधानमंत्री का आग्रह भी इस बात पे है। कमेटी जो
फॉर्म हुई है, पूर्व राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के जी। नेतृत्व में बनी थी, उसने भी रिकमेंडेशन दी है। पार्टी अपने आप में जगह जगह जाके इसके ऊपर कार्यक्रम कर रही है। सुनील बंसल जी उसको ड्राइव कर रहे हैं उस पूरे इवेंट को। और जो बात महत्वपूर्ण ये है कि शुरू में जब स्वतंत्र हुआ तब तो वन नेशन एक ही समय में होते थे स्टेट इलेक्शंस और केंद्र में। धीरे धीरे कुछ समस्याएं स्टेट इलेक्शंस में पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण, राजनीतिक विषयों के कारण ऐसा हुआ कि उनका आपस में समन्वय खत्म हो गया, स्टेट का और सेंटर का। फिर उसके बाद पंचायत के इलेक्शन भी होते हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस भी होते हैं। तो हमारे देश में इलेक्शन की प्रक्रिया ऐसे हो गई है कि वो पूरे 5 साल में हर वक्त कहीं ना कहीं इलेक्शन ही चल रहे हैं। इसीलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि अर्थशास्त्र इसमें क्या कहता है। हर बार आप देखते हैं कोई इलेक्शन खत्म हुआ, कहीं राज्य के विधानसभा चुनाव आ गए, कहीं विधान परिषद आ गया, राज्यसभा आ गए, इलेक्शन यूपी में भी अगर बात की जाए या अन्य राज्यों में बात की जाए, कई सारी राज्यसभाओं के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए तो अर्थशास्त्र क्या कहता है, कितना पैसा और कितने समय की बचत हो सकती है अगर इसको लागू किया जाए, और क्यों पार्टियां इसका विरोध करती हैं? देखिए, विरोध तो जो होता है वो तो अपोजिशन को एक है कि जो भी मोदी जी कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसका विरोध करना है, चाहे वो देश के हित में कह रहे हो। उनको तो इस चीज का भी विरोध है कि पाकिस्तान पे आपने क्यों बम डाल दिया, क्यों आपने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके भी प्रमाण चाहिए। ग्लोबल लेवल पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके जो हमारी विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को राहुल गांधी कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है, तो वो अपोजिशन का जो रवैया है इस समय वो एक फ्रस्ट्रेशन का रवैया है। तो उन्होंने किसी भी अच्छी चीज को भी अपोज करना है। अभी आप ये बताइए कि अगर एक ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता में आने के बाद क्या है रति जी? गवर्नेंस है ना। गवर्नेंस, राइट। गवर्नेंस कैसे होगी? अगर आचार संहिता लग के गवर्नमेंट के सारे एक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी तरह की योजनाएं सबको सस्पेंड कर दिया जाता है, कोई नई योजना नहीं लागू कर सकते, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आप चला सकते, कोई नया पॉलिसी की घोषणा आप नहीं कर सकते, आप पूरी तरह से इनकैपेसिटेटेड कर दिए गए गवर्नेंस के रूप में। तो यह कितना बड़ा एक तरीके से आम जनता के हित के खिलाफ एक कार्य है। तो जब आचार संहिता लगती है और अलग अलग इलेक्शंस होंगे तो फिर वह कंटिन्यूस आचार संहिता लगे। तो सबसे बड़ी बात वन नेशन वन इलेक्शन में है कि अगर एक ही समय में इलेक्शन 5 वर्ष के अंतराल से होंगे तो लगभग 4.5 वर्ष से ऊपर क्लियर कट पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्नेंस के अंतर के ऊपर फोकस करके काम करने का मौका मिलेगा, इम्प्लीमेंट करने का मौका लगेगा, और उसके बाद जनता के पास जाएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि कंटिन्यूस जब इलेक्शंस होते हैं तो आपको जो हमारे टीचर्स को भी लगाना पड़ता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को लगाना चाहिए, पुलिस फोर्स को अलग अलग जगह जाना पड़ता है, सारी एजेंसी, इलेक्शन कमीशन को लगता है। तो उसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर पूरे साल चलते रहेंगे। वही कॉन्सेंट्रेट होकर अगर एक ही बार में होंगे तो वह एफिशिएंसी इन एक्सपेंडिचर भी आएगा। लगभग कहते हैं कि 4 लाख करोड़ का जो कॉस्ट सेविंग्स वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाला है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जनता के साथ कम्युनिकेट करना है इलेक्शन के पहले, तो उनके लीडर्स को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उन्हें ही गवर्नमेंट भी चलानी है। तो वो लोग उसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, समय होता है, तो उनका कंसंट्रेशन भी गवर्नेंस में कम हो जाता है। तो फिर और इसमें पहले चल ही रहा था, ये पहले तो ऐसे ही होता था। ड्यू टू सर्टेन डिफिकल्टीज, सर्टेन कंपल्शंस, ये प्रोसेस अलग हुआ, और यह इसलिए मुझे लगता है कि यह गुड गवर्नेंस, एफिशिएंट गवर्नेंस, एक्सपेंडिचर को कम करके पॉलिटिकल पार्टीज को कंसंट्रेट करके गवर्नमेंट चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए।
अपोजिशन हमें ये बताए कि उनको प्रॉब्लम क्या है। हमें तो अभी तक उनकी बातों से समझ नहीं आया। मैं तो कई कार्यक्रमों में भी गया, चर्चा भी की। पब्लिक इज सपोर्टिंग दिस। पब्लिक सेज कि दिस विल ब्रिंग एफिशिएंसी इन गवर्नेंस एंड reduce the cost of expenditure which is at present very high, and even lot of गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू दिस। तो ये ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं आपसे, देश का सबसे बड़ा सूबा है। केंद्र ने जब अपना लक्ष्य तय किया तो उत्तर प्रदेश ने भी तय किया 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। एक अर्थशास्त्री होने के नाते, उत्तर प्रदेश में निवासी होने के नाते, किस तरह से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैं 2022 के जब इलेक्शन हो रहे थे, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था और जगह जगह पे, कई जगहों पे गया, कार्यक्रमों में गया। मैं ये मानता हूँ, गौतम बुद्ध नगर में आज 1990 से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, और तब से यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में, समाज कल्याण, जन कल्याण की गतिविधियों में, गवर्नमेंट इश्यूज़ में मैं पूरी तरह इन्वॉल्व हूँ। और भारत का जब लक्ष्य है $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का, और वो तो एक छोटा लक्ष्य है, अल्टीमेट लक्ष्य विकसित भारत बनाने का, विश्वगुरु भारत बनाने का। विश्वगुरु भारत बनाने के लिए, ग्लोबल लीडरशिप के लिए भारत को आर्थिक रूप से महाशक्ति बनना ही पड़ेगा। आज विश्व में भारत के प्रति जो एक इंटरेस्ट हम देखते हैं, वो इसलिए नहीं है कि उन्हें मोदी जी से प्रेम हो गया या भारत से प्रेम हो गया, बल्कि उनको लगता है कि आने वाले 1-2 दशकों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया, और वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो भारत को आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनना जरूरी है। उसके लिए कुछ कैटलिस्ट चाहिए, जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कल्चरल इकोनॉमी, आईटी सेक्टर, ये जो और एरियाज को आइडेंटिफाई, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एआई इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज, इस तरह की बात के जो कैटलाइज करेंगे इकोनॉमिक, ऐसे कुछ प्रदेश, जोग्राफिकल एरियाज भी जरूरी होते हैं जो इकोनॉमी को प्रोपेल करेंगे, कैटलाइज करेंगे। उत्तर प्रदेश एक बहुत अच्छी स्थिति में है। 26 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। लैंड मास में यह सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पे नदियाँ हैं, वाटर रिसोर्सेस है, पावर की अवेलेबिलिटी है, पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर योगी जी के नेतृत्व में मल्टीपल एक्सप्रेसवेज बन गए। कई तो एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, मैं आपकी बात को बीच में टोक रहा हूँ कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात भी कर लें। बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया है, उससे बहुत उम्मीद लगाई जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, और बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी देने के लिए पूरे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का थोड़ा बर्डन लोड भी कम करने के साथ साथ एक्सप्रेसवे की आपकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। इनको किस तरह से देखते हैं? ये विकास की रफ्तार को कैसे तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में उत्तर प्रदेश कितना फिजिबल हो जाता है, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरे देश की इकोनॉमी को लेकर के, अगर बात करें तो? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कुछ एरियाज कैटलाइज करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को, तो महाराष्ट्र और गुजरात अपने आप में सैचुरेशन पॉइंट पे, वो उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और साउथ के भी कई प्रदेश हैं जो उनकी इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है, और वह एक तरीके से उनकी ग्रोथ पोटेंशियल वो मेंटेन कर लें तो भी अच्छा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है, उसके पास जो पोटेंशियल टू ग्रो है वो बहुत है, और वह भारत की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में कैटलाइज करेगा, जिसका मैंने बताया कि जो पोटेंशियल है पॉपुलेशन का, लैंड मास का, वाटर का, जो लैंड की अवेलेबिलिटी है, पावर की अवेलेबिलिटी है, जो बेसिक रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है, तो ये सारा लेबर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। जो प्रॉब्लम थी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की, और बीमारू राज्य के रूप में यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर था, समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहने के वक्त भी और बसपा के सत्ता में रहने के वक्त भी। यहाँ पे
जो फिरौती थी, वो जो एक्सटॉर्शन was considered as a business model in अंडर समाजवादी पार्टी। गुंडे जो थे वो खुले घूमते थे, लैंड ग्रैबिंग, अथॉरिटीज वगैरह के साथ सारे करप्शन के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इशू करना। तो इस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली ब्रेकडाउन था, महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, फिरौती की को इंडस्ट्री के रूप में मानते थे, इंडस्ट्री यहाँ से भाग रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड्स का, रेलवेज का, वाटरवेज का, एयरवेज का। तो उत्तर प्रदेश आज के समय में बहुत अच्छी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल, आपको कोई भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पोटेंशियल देखना है और करंट में आप कहाँ हैं। तो ये जो गैप है, यह एक तरीके से आप उस पाथ पे अगर आप चलते हैं तो आप वो पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने समाजवादी आपने विपक्ष की बात करी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करी, बहुजन समाज पार्टी की बात करी। जब विकास की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बात आती है, तो आप लोग दावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की का भी जो सरकार है, योगी सरकार, वो दावा करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा सुधार कर दिया गया है। लेकिन जब विपक्ष है, खासतौर से अखिलेश यादव जब बात करते हैं तो कहते हैं कि पाथ उन्होंने ही दिखाया है। जिस रास्ते आप जा रहे हैं, चाहे वो प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाना हो, चाहे वो मेट्रो को शुरू करना हो, या अन्य जो कार्य किए गए हैं, उनका रास्ता उन्होंने ही दिखाया था, और जिस पर आप लोग चल रहे हैं। आप लोग कुछ नया काम नहीं करते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? तो वो बताएं, अगर उन्होंने रास्ता दिखाया तो वो उस पर चले क्यों नहीं? आप बताइए। उनके पास तो लगभग 25 वर्ष से ऊपर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा का ही यहाँ पे शासन रहा। हम तो 2017 में आए, हमारा तो 10 वर्ष का शासन नहीं। वो ये भी कहते हैं, तो वो मैं आपकी बात बीमारूर, वो किस पायदान पे थे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 17 में किस पायदान में था? और यही नहीं, 2016 में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 10वें पायदान में था, और 2001 साल में 17 में 14वें पायदान पे आ गया। तो आप कह रहे हो कि हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रास्ता दिखाया, तो आप फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पीछे गए। आज हम दूसरे पायदान पे हैं। तो आपके समय में एक साल में 4 पायदान खिसक के आप नीचे लेके आए उत्तर प्रदेश को, और 2017 के बाद आज 14वें पायदान से दूसरे पायदान पे लेके आए। तो किसने काम किया? रास्ता दिखाया, चले नहीं। आज कोई भी क्रेडिट ले सकता है, लेकिन आज दादरी में आप देखिए, मल्टी नोडल ट्रांसपोर्टेशन हब है, डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से जा रहा है। आप जेवर एयरपोर्ट आज पूरे विश्व में एक किस तरह की पहचान उत्तर प्रदेश को, खासकर गौतम बुद्ध नगर को दिखा रहा है। तो बेसिक लॉ एंड ऑर्डर, विमेन सेफ्टी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आप एक तरीके से जब इन्वेस्टमेंट समिट हुए तो 19,000 से ज़्यादा जो MOU साइन हुए, 33 लाख करोड़ के MOU जो थे इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत वो प्रपोजल साइन हुए, और उसमें से लगभग 11 लाख करोड़ के ऑलरेडी इम्प्लीमेंट भी हो गए। तो असली चीज है गवर्नेंस का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आपने कई स्कीम्स को अनाउंस तो किए, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन पुअर थी, उसमें करप्शन था, भ्रष्टाचार था, और केवल आपका विजन राजनीति करना था एंड आप प्रोमिसेस। आज जनता आपके प्रोमिसेस को क्यों नहीं मानती? क्योंकि उसमें डिलीवरी नहीं है। तो बात यह है कि किसने क्या किया। उत्तर प्रदेश में 10 साल में एक आमूलचूल परिवर्तन प्रदेश के परसेप्शन और नैरेटिव पे भी किया है। पॉलिटिक्स इज परसेप्शन, इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ द पीपल। लोग आज उत्तर प्रदेश में, एक समय में जब 1990 में यहाँ आए थे लोग, हम दिल्ली में रहते थे उससे पहले, लोगों ने कहा रे नोएडा जा रहे हो, उत्तर प्रदेश जा रहे हो, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, यहाँ पे मत जाओ। और आज सारा देश नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में इन्वेस्ट करने के लिए
दौड़ रहा है। जेवर और उसके आसपास यमुना एक्सप्रेसवे, सारे एक्सप्रेसवे के बगल में मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहे हैं। तो ये बदलाव है, ये परसेप्शन का बदलाव है, होप का बदलाव है, एक ट्रांसपेरेंसी का माहौल, गुड गवर्नेंस का माहौल है, और गुंडों को आमूल चूल तहस नहस करने का यहाँ पे कमिटमेंट है। गोपाल जी, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है तो 2027 में विधानसभा चुनाव है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबकी नज़र लग जाती है। कहा गया कि बंगाल और असम, ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुए, उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्शन मोड में रहती है, इलेक्शन मोड में रहती है, 365 दिन 24 घंटे रहती है। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए वैसे ही यूपी पर पूरा फोकस फिर से हो गया है। बड़े क्रूशल इलेक्शन होते हैं, कहा जाता है कि लखनऊ से ही, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी से दिल्ली का रास्ता जाता है। तो 2027 में जो यूपी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं, कुछ महीने पहले इलेक्शन कराए जा सकते हैं, और उसकी आहट भी और सुगबुगाहट भी दिखने लगी है। योगी आदित्यनाथ की जो भाषा है उसमें फिर से, जैसे एक जगह का नाम उन्होंने फिर से चेंज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि वो नाम बदलने की पॉलिटिक्स करती है, और अखिलेश यादव जैसे नाम तो अंग्रेजों ने बदले, ये तो हमारे घर वापसी वाली बात है। जी, आप लोगों के ऊपर बहुत आरोप लगते हैं कि आप लोग काम नहीं करते, केवल नाम बदलते हैं, काम नहीं नाम बदल देते हैं। तो ऐसे में जातिवादी राजनीति जो हो रही है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, तो खासतौर से जाति पर बहुत राजनीति होती है। विश्लेषक कहते हैं कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं, और जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो जाति पर राजनीति कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो वो जाति को तोड़ने में, जाति में तोड़ने की बात करते हैं कि जाति में विपक्षी पार्टी तोड़ रहे हैं, और वो सबको एक करने की कोशिश करते हैं। ये राजनीति और ये जो बयानबाजी होती है विपक्ष की और आपकी सत्ता पक्ष की पार्टी में, इसमें क्या आप आने वाले समय में देखने जा रहे हैं, और 27 के चुनाव को लेकर के आप लोगों की तैयारियां किस तरह की? देखिए, 27 के चुनाव की आप बता रहे हैं कि अभी तैयारी शुरू हुई है, मैं इससे वाकिफ अपने विचार नहीं रखता। 2019 के बाद जब इलेक्शन हुआ तो उस समय गृह मंत्री जी से किसी ने पूछा कि आपने 2019 के चुनाव की तैयारी कब शुरू की, और मुझे याद है कि हम भी वहीं उस प्रेस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने 2019 के चुनाव की तैयारी 2014 में शुरू कर दी। तो हम लोग चुनाव की तैयारी इलेक्शन के समय आने के वक्त नहीं करते। चुनाव की तैयारी जिस दिन से हमने इलेक्शन खत्म हुआ, सत्ता में आए, हमारे मैनिफेस्टो में टिक मार्क करते हुए उनके प्रॉमिसेस को पूरा करने का हम प्रयास करते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो उसमें हम रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि कम्युनिकेशन, चुनाव को हम मानते हैं कि जनता के साथ कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। उनकी अपनी बात को, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, और जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को देखते हुए सरकार तक उन बातों को ले जाना कि क्या चीज़ हमारे मैनिफेस्टो में आने चाहिए, आने वाले गवर्नेंस के मॉडल के अंदर हम क्या चीज़ों को समाहित करें जनता के लाभ के लिए, जनता के एम्पावरमेंट के लिए, उनको विकास के लिए, और उनको इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए। तो वो चीज़ दूसरा उसके लिए कार्यकर्ता, लीडर्स जगह जगह जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात है प्रशिक्षण हो, हमारे कार्यकर्ताओं का सही तरीके से प्रशिक्षण हो। प्रशिक्षण किस में? आइडियोलॉजी में। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक, सैद्धांतिक रूप से एक कमिटेड पार्टी है। कुछ हमारे विचारधारा हैं, चाहे वो अंत्योदय को लेके है, चाहे वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात हो, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। भारत का जो गौरव है, भारत को विश्व पटल पे एक आदर्श देश के रूप में स्थापित करते, ग्लोबल लीडरशिप की तरफ बात पड़े, आगे लेके जाएं। तो कुछ विचार हैं, सिद्धांत हैं जिनको लेके जाते हैं। इसके कारण हमारी बाकी पार्टियों से एक डिफरेंस है, और वही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमें ये देखा, आपने बोला जातिवादी राजनीति होती है, हम धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए, पहले इसके लिए हमें पूर्व का इलेक्टोरल मॉडल भी हमें समझना चाहिए था। हम लोगों ने
संघ परिवार में लगभग 32 से ऊपर राष्ट्रव्यापी संगठन है जिसने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। मजदूर संघ ने मजदूर के क्षेत्र में काम किया बहुत गहराई से, विद्या भारती ने शिक्षा के क्षेत्र में किया, वनवासी कल्याण आश्रम ने आदिवासी क्षेत्र में काम किया, विवेकानंद केंद्र ने नॉर्थ ईस्ट में काम किया है। तो स्वदेशी जागरण मंच है, फिर किसान संघ है और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने क्षेत्र में सबने महत्वपूर्ण तरीके से काम किया है। तो लेकिन हम सत्ता में हमें आने में काफ़ी समय लग गया। एक अटल जी का पीरियड छोड़ दीजिए 98 टू 2004, उसमें भी हम पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार में नहीं आए थे। 2014 में हम आए और लगभग 70 वर्ष लग गए जो अपोजिशन ने इस देश पे सत्ता पे काबिज होकर सत्ता चलाई। उसके पहले 200 वर्ष की अंग्रेजों की सत्ता थी। क्या था? इस देश में 85% से ऊपर हिंदू समाज को बांट दो। जो हमारी डाइवर्सिटी है, नॉर्थ साउथ डिवाइड कर दो, अलग अलग जातियों में बांट दो, तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको उसके डिफरेंसेस, क्योंकि हमारे यहाँ वेशभूषा, खान पान, हमारा सांस्कृतिक धरोहर में डाइवर्सिटी, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। आप मानते हैं उसी को वो डिविजिव फोर्स के रूप में यूज करते हैं। आप मानते हैं कि आने वाले दिनों में फिर से यही जातियों पे बातें होंगी, इलेक्शन इसी पे चला जाएगा? आपने बहुत सारी बातें बताई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हो रहा है और देश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से क्या हो रहा है, लेकिन जब मुद्दों की बात आएगी तो असल मुद्दे इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे, इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं, इनमें कन्वर्ट नहीं होंगे। जो चीज़ें हमें अभी एकम्प्लिश करनी है फ्यूचर में, तो वो हम मुद्दों को लेके जाते हैं। हमने अचीवमेंट जो किए आर्थिक रूप से, गवर्नेंस के रूप में, वो हमारी रिपोर्ट कार्ड में जाते हैं, लेकिन नैरेटिव परसेप्शन में वो जाएगा जो अभी भी हमें आगे और काम करना है। तो इस देश को एकता के सूत्र में हमें बांधना है। जाति के रूप में, डाइवर्सिटी के रूप में जो विघटनकारी फोर्सेस करके यहाँ की जो हिंदू समाज को बांटने की राजनीति करते हैं और जिसके बल पे उन्होंने 70 साल अपोजिशन ने और उसके पहले 200 साल अंग्रेजों ने यहाँ पे सत्ता काबिज की, उस पूरे नैरेटिव को हमें ध्वस्त करना है। 2027 में क्या तस्वीर देखते हैं हम मानते हैं कि यहाँ का समाज एकता के सूत्र में खड़ा होगा, भारत के गौरव के रूप में, स्वाभिमान के रूप में वह भारत की संस्कृति को आत्मसात करेगा और आर्थिक रूप से संपन्न देश के लिए मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। और विपक्ष की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जिसको हम स्यूडो सेकुलरिज्म के रूप में जो कई बार बताते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे किसी एक विशेष धर्म के को आप आगे लेके अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को नर्चर करते हैं। जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि माइनॉरिटी हैव स्पेशल रिक्वायरमेंट, स्पेशल प्लेस इन नेशनल रिसोर्सेज, दे हैव द प्रायोरिटी फॉर नेशनल रिसोर्सेज, तो उस राजनीति को हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी योजना में आज 30% से ज़्यादा सभी धर्म के लोग हैं, उनको भी आज आप मुस्लिम समुदाय को देखिए, उन लोगों को भी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखिए, ये कहते हैं कि हमने माइनॉरिटी के लिए काम करने के लिए बात करते हैं। आओ, मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम शहाबुद्दीन जैसे लोगों ने जब पार्लियामेंट में बात उठाई कि मुसलमानों के लिए ये करना है वो करना, तो मुलायम सिंह ने कहा हम है ना तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या करना। तो वह अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। उनने कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी। भारत में 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए लाखों लोगों का बलिदान करना पड़ा। यह इस देश की संस्कृति विरासत को कंप्लीटली डिसोन करके मेजॉरिटी को जाति और डाइवर्सिटी में बांट के वोट बैंक की पॉलिटिक्स के रूप में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को कंसोलिडेट करके जो राजनीति चला रहे थे, उसको हमने पूरी तरह से डिसमेंटल करने के लिए आगे बढ़े हैं
और उसी नैरेटिव को लेके जाना है। अगर आप आज भी धर्म के आधार पे आप किसी व्यक्ति की हत्या करेंगे, धर्म के नाम पे आप सर तन से जुदा जैसी बातें करेंगे, तो फिर उसके लिए उसको कहीं ना कहीं इस देश में जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है प्रजातांत्रिक की, उसको स्टैब्लिश करना ज़रूरी है। और वही उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, वैश्विक रूप से भारत को विश्व के लीडरशिप के रूप में स्टैब्लिश करना, और समाज में हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे जो आस्था के चिन्ह हैं, उन सबको संरक्षित करते हुए उनके प्रति स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य हमारा है। हम भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं और उसी लक्ष्य पे हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल जी। गोपाल जी से तमाम सवाल किए, बिजनेस के, फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिक्स पे भी चर्चा हुई और बड़ी बारीकी से, बड़ी बेबाकी से उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया और इस बात की भी उम्मीद की कि 2027 में जो बड़ा क्रूशल इलेक्शन माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, उस इलेक्शन में भी इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज़रूर ही सफल होने जा रही है। इसके साथ ही जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। भारत कैसे उन चुनौतियों से पार पा सकता है और भारत कैसे लगातार ग्रोथ कर सकता है, ग्रोथ इंजन पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का बन सकता है, बना रह सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें कहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.